Namaskar students. In today's session, we are going to again continue with the chapter. The name of the chapter that we were doing in the last session, the analysis of financial statement. In this chapter, we have already done the techniques, the tools which we use for analysis of financial statements. So what we have already done is, we have already done comparative analysis. We have already done in our previous session common size analysis and then trend analysis. तो ये तीनों एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कंपैरेटिव, कॉमन एंड ट्रेंड एनालिसिस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब जो हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस है विच इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस. ओके, नाउ व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, ये हमें अब देखना है कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है. रेशियो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अच्छा, ये एनालिसिस भी एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि आपका P&L है या बैलेंस शीट है, आप वो एनालिसिस कर रहे हैं, राइट. तो हमने जैसे पहले देखा कि अपन ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया या ट्रेंड एनालिसिस किया, तो हमने क्या देखा था कि पिछले सालों का फाइनेंशियल पोजीशन को हमने कंपेयर किया था इस साल के फाइनेंशियल, मतलब 2 सालों का कंपेयर किया कंपैरिजन में. ट्रेंड में हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का हमने फाइनेंशियल एनालिसिस देखा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ना व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ये भी एक टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं, राइट. ओके, आप इसमें कैसे एनालाइज करेंगे. रेशियो एनालिसिस इज व्हाट द अनदर फॉर्म ऑफ टेक्निक जो आप यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए. अब समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या है. ओके, अब हम ये समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या है. रेशियो एनालिसिस का मतलब है कि आप एनालाइज कर रहे हो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अब देखिए, ये तो इट इज अ वेरी लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी दो वेरिएबल, मतलब ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है रेशियो की. हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में कैसे यूज करेंगे वो हमें समझना है, राइट. ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे. पहले तो रेशियो का एक टेक्निकल एक बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं. पहले तो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज रेशियो. मतलब किन्हीं भी दो रेशियो के बीच में, किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में जब आप रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं ना. दो वेरिएबल मतलब कैसे दो वेरिएबल, कौन से दो वेरिएबल, कैसे भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, कोई सी भी दो वेरिएबल हो सकते हैं. वेरिएबल का मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर आपको अर्थमेटिकली या टेक्निकली एक्स या वाई नहीं बोलूंगी. हाँ, एक्स वाई मे बी टू वेरिएबल जिसके बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हो, तो इट कैन बी अ रेशियो एनालिसिस. ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज मैंने अगर आपसे कहा कि राम इज टॉलर देन श्याम. ओके, सो राम इज टॉलर देन श्याम, मतलब राम और श्याम दो वेरिएबल है. अब उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि राम इज टॉलर देन श्याम, मतलब राम की हाइट श्याम से ज्यादा है, राइट. तो रिलेशनशिप क्या हो गया कि राम इज टॉलर देन श्याम. ओके, अब दिस इज व्हाट द रेशियो इज. तो हम राम और श्याम के बीच में जो रेशियो एनालिसिस करेंगे वो कैसे करेंगे कि राम इज टॉलर देन श्याम. अच्छा, ये करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक जिससे आप फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो और इस एनालिसिस के बेस पर यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. से सपोज मान लीजिए कि अगर मैं बोल रही हूँ कि राम इज टॉलर देन श्याम, तो मेरा कोई भी डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, राइट. से सपोज इफ आई एम टेकिंग फिजिकल क्लासेस, राइट, और अगर मैं बोल रही हूँ कि राम और श्याम दोनों मेरी क्लास में प्रेजेंट है, तो राम अगर श्याम से टॉलर है तो व्हाट वुड बी माय डिसीजन रिगार्डिंग द सिटिंग अरेंजमेंट वुड बी कि राम विल सिट बिहाइंड एंड श्याम विल सिट इन फ्रंट, राइट.
क्यों? क्योंकि राम की हाइट श्याम से ज्यादा है ना। अब ये जो रेशो है या ये जो दोनों के बीच में जो हाइट से के थ्रू जो हमने रिलेशनशिप मेजर किया है, डेफिनेटली ये रेशो इफेक्ट कर रहा है मेरे डिसीजन को। मेरे कौन से डिसीजन को? सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड डिसीजन को वो अफेक्ट कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो भी समझना है कि आप क्यों देख रहे हो। वो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप उस आधार पर कोई ना कोई डिसीजन ले पाओगे, राइट। तो इसलिए रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप जब भी किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रेशियो मेजर करते हैं तो जो भी दो वेरिएबल है उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। उनकी यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट मीन्स आप जिस भी टर्म्स में उसे मेजर कर रहे हैं दैट शुड बी सेम। टर्म्स में मेजर कर रहे हैं मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर बोथ द वेरिएबल्स। ना हाउ इट वुड कम, ये कैसे होगा? जैसे कि मैं अगर बोलूं कि राम की हाइट इंच में है, ओके, और अगर मैं ये बोलूं कि श्याम की हाइट सेंटीमीटर में है, तो कैन आई मेजर? नहीं। दोनों की हाइट या तो इंच में होना चाहिए, दोनों की हाइट या तो कैसा होना चाहिए? सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बोथ द वेरिएबल शुड बी सेम, राइट। तभी आप परफेक्ट जो है वो रेशियो एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तभी आप देख पाएंगे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर वो यूनिट सेम नहीं है तो पहले आप उसे सेम यूनिट पर लेकर आइए, उसके बाद आप मेजर कीजिए कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रेशियो के टर्म्स में क्या वैल्यूएशन उनका हो रहा है। गॉट इट? सो ये एक बात हो गई यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। सो मेजरली हमने क्या क्या देखा कि रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर करते हैं। उस एनालिसिस का जो भी रिजल्ट होता है वो हमें हेल्प करता है किसी भी तरह के डिसीजंस लेने के लिए। अब मैं इस टेक्निक को कंसीडर करती हूँ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। ना अभी तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था हाइट का, राम और श्याम का, और क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल। ना अभी ये रेशियो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हेल्पफुल है वो भी अब हम देखते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर आप ध्यान देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत सारे वेरिएबल से बना हुआ है। वेरिएबल्स इन द सेंस जितने भी सारे आइटम है, से सपोज मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है आपका P&L और बैलेंस शीट। अब P&L में बहुत सारे आइटम होते हैं, से सेल्स हो गया, से परचेज हो गया, से ग्रॉस प्रॉफिट, से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, से नेट प्रॉफिट, अदर इनकम, एन नंबर ऑफ आइटम्स। से बैलेंस शीट अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट में भी देर आर एन नंबर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स में भी लॉन्ग टर्म असेट है, फिर करंट असेट है, करंट असेट में भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, देन करंट लाइबिलिटीज है। हर हेड में अलग अलग आइटम्स है। तो जब हम आइटम्स इन द सेंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते समय ये जितने भी आइटम्स मैंने अभी आपको बताए हैं फाइनेंशियल आइटम्स, दैट कैन बी वन वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स का हम जब आपस में रिलेशनशिप देखेंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और भी अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। से सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है आपकी बैलेंस शीट को देखकर कि आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बैलेंस शीट में उतनी लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं है, तो आप क्या मेजर कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म असेट्स, राइट। दो वेरिएबल है, एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म असेट है, राइट। मतलब फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट मतलब फिक्स असेट्स, राइट, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बिजनेस में एंटिटी में रहेगी। जब आप इन दोनों को मेजर कर रहे हैं तो नॉर्मली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप क्या देखना चाहेंगे
कि अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज्यादा है तो उतनी ही या तो फिक्स एसेट होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज्यादा है लेकिन फिक्स एसेट कम है, मतलब ये तो गलत बात है। क्योंकि आपका जो असेट्स, जो लॉन्ग टर्म असेट्स का जो प्रपोर्शन है वो कम हो रहा है, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में दिक्कत है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज्यादा है। अगर आपके पास फिक्स असेट्स नहीं है या लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैसे बियर कर पाओगे, उस लाइबिलिटी को चुकाओगे कैसे? तो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आपने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा। से सपोज मान लीजिए कि मैं अभी सेल्स का अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, पीएनएल के कोई आइटम लेते हैं, फाइनेंशियल आइटम। अच्छा, पीएनएल में क्या आता है? ट्रेडिंग में आता है ना सेल्स। अभी सेल्स का अगर मैं एग्जांपल देखूं और उसका मैं रिलेशनशिप देखूं से सपोज नेट प्रॉफिट के साथ, तो अभी आपको पता चल रहा है कि सेल्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। अब दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हो, अगर सेल्स ज्यादा है नेट प्रॉफिट कम आ रहा है तो वो भी दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स अगर बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, राइट? सो आपने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा। कौन कौन सी दो वेरिएबल? सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, राइट? सो इस तरह से आप दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर पाए। ओके, सो दिस इज व्हाट रेशियो एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ मेजरली इस चैप्टर में रेशियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये वो 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ रेशियो जो हमें हेल्प करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते टाइम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज रेशियोज इन डिटेल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की। सो व्हाट इज लिक्विडिटी, ये हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस में बात करें या फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि द आइटम्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब जिसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाए उससे आप क्या कहेंगे? लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आपकी बिजनेस में जितनी ज्यादा आइटम ऐसे होंगे जिसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाए, वो उतना, जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे रहेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे किसी को इमीडिएटली कैश पेमेंट करना है या पेमेंट करना है तो मेरे पास कैश होना चाहिए। इनकेस अगर कैश नहीं है तो ऐसी कोई एसेट होना चाहिए या ऐसा कुछ मेरे पास सोर्स होना चाहिए जिसे मैं आसानी से जल्द कैश में कन्वर्ट कर दूं और अपनी लायबिलिटी को पे कर दूं, राइट? तो ये सब मेरे पास रिसोर्सेज होना चाहिए। और उसी जितनी ज्यादा हमारी ये पोजीशन होती है कि हम हमारी इमीडिएटली हम हमारी कोई भी लायबिलिटी को पे कर पाए, इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही ज्यादा हमारे बिजनेस में हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है, सो द लिक्विडिटी रेशियो हम देखेंगे मेजर करने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास लिक्विडिटी है या नहीं, मतलब हमारे पास ऐसी एसेट्स है या नहीं, या हमारे पास सफिशिएंट कैश पोजीशन है या नहीं कि हम इमीडिएटली कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब ये होता है कि आप मेजर कर रहे हो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, आप ये मेजर कर रहे हो कि आप सॉल्वेंट रहोगे या नहीं। अच्छा देखिए, सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अच्छा इनसॉल्वेंट होना, पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनसॉल्वेंट मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन का जैसे दिवालिया हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? इनसॉल्वेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं है या उसके पास अब इतनी असेट्स नहीं है जिसे वो यूज कर पाए कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके। जैसे कि सपोज आपके सामने लाइव एग्जांपल्स है हमारे इंडिया में जो हुए हैं। किंगफिशर इज वन ऑफ द एग्जांपल, देन नीरव मोदी इज वन ऑफ द एग्जांपल कि इन लोगों ने बैंक से लोन ले लिया है लेकिन लोन लेने के बाद अब उसे चुकाया नहीं है या चुका नहीं पा रहे हैं या उनके पास चुकाने की हैसियत नहीं है। बिजनेस की सारी एसेट्स बेचने के बाद भी वो लोन को चुका नहीं पा रहे हैं।
इसका मतलब वो सॉल्वेंट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मेजर करना जरूरी है कि कोई भी अगर बिजनेस एंटिटी है, छोटी है या बड़ी है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, राइट। देखिए कोई भी, जैसे जब बैंक आपको लोन देगी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगी, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जरूर चेक करेगी कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सॉल्वेंसी रेशियो की टर्म्स में क्या है, कि भाई ये सॉल्वेंट रहेगा या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये पता चल रहा है कि ये जल्दी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। अब ये कैसे चेक करना है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये वाला रेशियो कवर करेंगे। आगे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था एक, कि अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं सेल्स के बीच में और नेट प्रॉफिट के बीच में, तो आप क्या मेजर कर रहे हो कि सेल्स जितनी हो रही है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, मतलब सेल्स बढ़ रही है बट उसके प्रपोर्शन में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं, या सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट होगा उतना अच्छा है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट जहां पर आप प्रॉफिट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस जैसे जीपी भी प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है, फिर नेट प्रॉफिट में से एक और प्रॉफिट होता है जब आप टैक्स पे कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होता है, जब आप टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद वाला प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि जीपी, एनपी, फिर वो प्रॉफिट जिसमें से आपने टैक्स पे कर दिया है, अब जो बचा वो प्रॉफिट, फिर वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया है, अब जो बचा वो प्रॉफिट, राइट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉफिट के टर्म्स हो सकते हैं या एंगल हो सकता है प्रॉफिट को देखने का। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब जो भी प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, या उसका प्रपोर्शन हमारे टोटल फाइनेंशियल पोजीशन में ज्यादा हो, या परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम के टर्म्स में ज्यादा हो, वही हमें चाहिए रहेगा। तो जब आप ऐसे सब प्रॉफिट को मेजर करोगे, वो किसके थ्रू मेजर करोगे आप? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसमें एग्जैक्टली कौन सा प्रॉफिट लेना है, किसके साथ मेजर करना है, कौन सा वेरिएबल है, दैट वी विल डिस्कस जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रेशियो होता है वो आपका होता है एक्टिविटी रेशियो और द टर्नओवर रेशियो। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो और द टर्नओवर रेशियो? एक्टिविटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो मतलब ये होता है, टर्नओवर मतलब सबसे पहले तो समझिए सेल्स, टर्नओवर मतलब क्या होता है? सेल्स। और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जैसे बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है? सेल्स, परचेज, ठीक है, एक्सपेंस करना, इनकम गेन करना, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज जो कि बिजनेस में होती है। तो जब हम सेल्स, परचेज और ऐसे सब एक्टिविटीज से रिलेटेड, जब ऐसे सब फाइनेंशियल आइटम से रिलेटेड हम रेशियो मेजर कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो वो सारे रेशियो कवर होंगे आपके टर्नओवर रेशियो में या फिर एक्टिविटी रेशियो में। नाउ अब हम एक एक रेशियो को डिटेल में देखेंगे, बिकॉज अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें इसे कैसे यूज करना है किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ना लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीज है जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहली तो चीज है वो कैश। सबसे पहली चीज क्या है? कैश, ठीक। तो कैश जितना ज्यादा से ज्यादा किसी भी बिजनेस एंटिटी के पास है, इसका मतलब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अच्छा, कैश अगर नहीं, आप अच्छा एकदम बहुत ज्यादा इकट्ठा कैश भी नहीं रख सकते, बिकॉज वी कैन नॉट मेंटेन द कैश। हमेशा लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट और करेंसी लॉस, ये इन सब का हमें डर रहता है, फियर रहता है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम कैश के टर्म्स में ही रखें कैश, हम कुछ ऐसी असेट्स के टर्म्स में रख सकते हैं जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसी एसेट्स जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं करंट एसेट। क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अभी लिक्विडिटी रेशियो की, ठीक है। सो करंट एसेट का मतलब ये होता है जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि करंट एसेट का मतलब क्या होता है? कैश तो करंट एसेट है। स्टॉक करंट एसेट है। स्टॉक को जैसे ही बिक जाएगा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर्स ने पेमेंट कर दिया, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर करंट एसेट, क्योंकि आपने वो प्री में पेमेंट कर दिया है। बिल्स रिसीवेबल इज योर करंट एसेट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ सच थिंग्स जो कि करंट एसेट्स में कवर होती है। अब
लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा करंट एसेट होगी उतना ही अच्छा है आपके बिजनेस के लिए इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि करंट एसेट वो एसेट होती है जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ज्यादा होनी चाहिए करंट एसेट, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमें इतनी, भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़। अब छोटी मोटी बिजनेस एंटिटी है उसके लिए कितनी, बड़ी बिजनेस एंटिटी है उसके लिए करंट एसेट कितनी होनी चाहिए, डिपेंड्स आपके बिजनेस में करंट एसेट कितनी होनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन के जब एनालाइज करते हैं तो उसमें करंट एसेट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए डिपेंड करता है आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है, आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है। देखिए, लायबिलिटी मतलब वो चीज जिसे आप, करंट लायबिलिटी मतलब वो चीज जिसे आपको इमीडिएटली पे करना है या शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट असेट वो चीज होगी जिसे आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करके करंट लायबिलिटी को पे कर पाएंगे, राइट। तो इस कहने का मतलब ये है कि कितनी होनी चाहिए करंट एसेट। करंट एसेट शुड बी हायर देन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट शुड बी हायर देन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से, राइट। ना करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। द आइडल, अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन द करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी, राइट, इसको आप क्या बोलेंगे, करंट रेशियो। सो करंट रेशियो इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो में हम सबसे पहला रेशियो क्या पढ़ रहे हैं, करंट रेशियो, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटी। द आइडल करंट रेशियो इज 2:1। द आइडल करंट रेशियो इज 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होना चाहिए, जितनी भी करंट लायबिलिटी है उसकी जस्ट डबल क्या होनी चाहिए करंट एसेट। तो ये आइडल, आइडल इन द सेंस एकदम बेस्ट। अच्छा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अभी बिजनेस, ये तो इट्स अ फाइनेंशियल आइटम, तो फाइनेंशियल आइटम्स बिजनेस में तो प्रैक्टिकली करंट एसेट लायबिलिटी बढ़ती घटती रहती है, राइट। कभी पेमेंट आ गया, कभी पेमेंट नहीं आया, कभी पेमेंट कर दिया, कभी पेमेंट नहीं कर पाए। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि सबका 2:1 ही रहेगा, लेकिन जिस भी बिजनेस एंटिटी का 2:1 है वो रेशियो बहुत अच्छा है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो हम फाइनेंशियल पोजीशन में एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई, ये जब भी मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन करूंगा, तो या जैसे मैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को उधारी पे माल बेच रही हूँ तो मैं उसके लिए क्रेडिटर हूँ, तो सामने वाली पार्टी के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके मैं ये देखूंगी कि ये मुझे पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, मुझे इसको उधारी पे माल बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। ये एनालाइज मैं कैसे करूंगी, ये एनालाइज मैं करूंगी कि भाई मैं देखूंगी इसका करंट रेशियो क्या है। अगर मुझे ये लगता है कि करंट रेशियो आइडल है, मतलब 2:1 है, तो डेफिनेटली मुझे इसको देना चाहिए उधारी पे माल, क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले समय में इसके पास सफिशिएंट करंट एसेट है और ये आसानी से मेरी जो लायबिलिटी है वो पेमेंट कर सकता है। अगेन, क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी। अच्छा, इससे कम भी है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि 2:1 ही हो, आइडल नहीं है, ठीक है, लेकिन करंट एसेट का जो प्रपोर्शन है करंट लायबिलिटी से वो हमेशा ज्यादा आना चाहिए, राइट। अच्छा, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है मतलब करंट एसेट भी 1 है और करंट लायबिलिटी 1 है, तो 1:1, राइट। अच्छा, अगर ये रेशियो ऐसा आता है कि 1.5:1, मतलब करंट एसेट 1.5 गुना है करंट लायबिलिटी के, तो भी ठीक है, क्योंकि 50% तो ज्यादा है ना, दैट इज फाइन, ये बेस्ट रेशियो है। इससे थोड़ा कम रहेगा चलेगा, इट्स ओके। अच्छा, अगर मान लो करंट एसेट कम है करंट लायबिलिटी से सपोज आपका रेशियो आ रहा है 0.85:1, मतलब 1 करंट लायबिलिटी और 0.85 करंट एसेट है, मतलब करंट एसेट क्या है, कम है करंट लायबिलिटी से, विच इज वेरी रॉन्ग। मतलब उस समय फिर कोई भी क्रेडिटर होगा या कोई भी जो आपके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करने वाली कोई भी थर्ड पार्टी है, तो वो यही सोचेगी कि मुझे इसके साथ ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद मुझे ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, और मैंने अगर इसको उधारी पे माल दे भी दिया या इसकी कंपनी में
माल देके इन्वेस्ट कर भी दिया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे बैड डेट्स हो जाएगा, मुझे वो पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए इमीडिएट कुछ शॉर्ट टर्म अगर लाइबिलिटी वाला आपको ट्रांजेक्शन करना है किसी भी बिजनेस एंटिटी के साथ, तो आप एनालाइज कीजिए कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी पोजीशन में सबसे पहला रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो में करंट असेट्स का रिलेशनशिप देखना है करंट लाइबिलिटी के साथ, जिसमें आपको ये देखना होता है कि करंट असेट शुड बी मोर देन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट मतलब क्या क्या होता है? कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, राइट, ये सब करंट असेट है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? करंट लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, राइट, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब आपके क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो में ही लिक्विड रेशो में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लिक्विड रेशो में पहले हमने देखा था कि करंट रेशो क्या था? करंट एसेट का रिलेशनशिप विद द करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट वो एसेट जो आसानी से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जिसे जल्द से जल्द आपको शॉर्ट टर्म में पे करना है। तो जो भी शॉर्ट टर्म में पेएबल लाइबिलिटी है वो कम होनी चाहिए आपकी करंट असेट से, इसलिए हमने देखा करंट असेट का रिलेशनशिप विद द करंट लाइबिलिटी से। अब हम देख रहे हैं लिक्विड रेशो में ही एक और रेशो होता है जिसे हम कहते हैं क्विक रेशो, या फिर आप इसे कह सकते हैं एसिड टेस्ट रेशो। नाउ व्हाट इज क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो, वो अब हम देखते हैं। देखिए, जैसे करंट रेशो था वैसा ही कुछ क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी है। इसका मतलब क्या होता है वो अब हम समझते हैं। ऐसी असेट्स जो और भी ज्यादा जल्दी में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे आप क्या कहेंगे? क्विक असेट। देखिए, नॉर्मली जो भी जल्द से जल्द कैश में करंट असेट नॉर्मली वो असेट होती है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगेन जो इमीडिएटली और भी ज्यादा जल्द से जल्द जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए उस ऐसी असेट को आप क्या कहेंगे? क्विक असेट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्विक असेट। अब क्विक असेट मतलब कौन सी असेट होगी? जितनी भी करंट असेट होती है वो सब क्विक असेट होती है, बिकॉज वो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट होने वाली होती है, एक्सेप्ट टू। तो सारी करंट असेट में से आप 2 करंट असेट हटा दीजिए तो आपकी क्विक असेट तैयार हो जाएगी। कौन सी क्विक असेट होगी? करंट असेट में से अगर आप हटा देंगे स्टॉक को इसलिए हटाते हैं क्योंकि अगर स्टॉक नहीं बिका, मार्केट में डिमांड नहीं है आपके प्रोडक्ट की, आपका सेल नहीं हुआ, तो आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वो आइडल रह जाएगा, राइट। तो एकदम इमीडिएटली इट्स नॉट श्योर कि आप उसे कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए क्विक असेट नहीं है क्योंकि वो आपने प्री में पेमेंट कर दिया है, इसलिए वो आपके लिए करंट असेट है। क्या आपको उससे फ्यूचर में कुछ कैश रिलीज होने वाला है? क्या नहीं, मुझे इससे पैसा मिलने वाला नहीं है, मैंने ऑलरेडी अगले साल की लायबिलिटी इसी साल पे कर दी, इसलिए वो प्रीपेड है। तो वो करंट एसेट तो है क्योंकि मुझे अगले साल उसका पेमेंट नहीं है, अगले साल मेरे लिए आउटफ्लो नहीं है, तो इस साल के लिए वो मेरे लिए करंट एसेट है, राइट। लेकिन वो मेरे लिए क्विक एसेट नहीं हो सकता क्योंकि उससे मुझे कुछ कैश रिलीज नहीं होने वाला है इमीडिएटली आने वाले टाइम में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में से कौन सी आप लायबिलिटी हटा दोगे कि आपकी क्विक लायबिलिटी हो जाएगी? जितनी भी करंट लायबिलिटी है वो सब क्विक लायबिलिटी होती है एक्सेप्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट इफ इट इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड। इफ इट इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड, नॉट पेएबल ऑन डिमांड अगर नहीं है तो वो क्विक लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम आपसे जब डिमांड करेंगे तभी जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट करें, यू विल गेट द टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट मनी। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सच टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कस्टमर है वो बैंक ओडी ले रहा है बैंक से और वो कस्टमर बैंक के साथ बहुत सालों से है, 15 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली करंट अकाउंट के समय पर ऐसा होता है कि बहुत सालों से बिजनेस या करंट अकाउंट इस बैंक के साथ है, तो बैंक नोज द कस्टमर और कस्टमर और बैंक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ी लिबर्टी भी दे सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि यू कैन पे एज पर द
रिलैक्सेशन टाइम. सो इट इज नॉट कि आपको इमीडिएटली जब डिमांड करे तभी पे करना ही पड़ेगा. सो बैंक ओडी विच इज नॉट पेबल ऑन डिमांड, तो वो करंट लाइबिलिटी हो सकता है लेकिन वो क्विक लाइबिलिटी नहीं है. अच्छा, बैंक ओडी विच इज पेबल ऑन डिमांड मतलब इन द सेंस ऐसा है कि बैंक ने ये बोला है कि आपको इमीडिएटली पे करना ही पड़ेगा. मतलब जब भी हम कॉल फॉर ओडी पेमेंट करेंगे, यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द ओवरड्राफ्ट मनी और ड्यू डेट पे विद इन 1 month, विद इन 1.5 month यू हैव टू मेक द पेमेंट. तो वो बैंक ओडी क्या हो जाएगा, पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा. और अगर वो पेबल ऑन डिमांड है तो वो तो क्विक हो गया ना, मतलब आपको क्विकली पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो क्विक लाइबिलिटी हो जाएगी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारी करंट लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी होती है एक्सेप्ट बैंक ओडी विच इज नॉट पेबल ऑन डिमांड. ओके, गॉट इट. सो जब भी हम रिलेशनशिप देखेंगे क्विक असेट का विथ क्विक लाइबिलिटी, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो, या फिर आप इसे एसेट टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको एग्जाम में एसेट टेस्ट रेशियो आता है तो एसेट टेस्ट रेशियो इज नथिंग बट द क्विक रेशियो. आपको सिर्फ करंट एसेट में से 2 लाइबिलिटी हटानी है, एक तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर और एक तो स्टॉक, क्योंकि वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होने वाले नहीं है. करंट लाइबिलिटी में से आपको सिर्फ एक ही लाइबिलिटी हटानी है, बैंक ओडी विच इज नॉट पेबल ऑन डिमांड. तो आपकी क्विक असेट आ जाएगी और क्विक लाइबिलिटी आ जाएगी. सो व्हेन यू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द क्विक असेट एंड द क्विक लाइबिलिटी, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड एज क्विक रेशियो. ओके, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें.